Hello friends, welcome to my channel Physics Point. So today my topic is resolution of vectors. So it is the process of splitting. It is the process of splitting a single vector into two or more vector which produces the same effect as is produced by single vector alone. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है, तो अगर हम उसको दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंडीशन क्या है कि जिन वेक्टर्स में हम स्प्लिट कर रहे हैं उन वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट सेम होना चाहिए जो ये सिंगल वेक्टर कर रहा था। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, क्लियर है, ठीक है, तो उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ डिस्प्लेसमेंट की, सपोज करते हैं 5, ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 5। तो इस जो मोशन है इसको हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पहले वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया 4, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 3, क्योंकि उसका भी आंसर कितना आएगा? यही आएगा। क्लियर हो गया ना? तो हमने क्या किया, ये वाला जो सिंगल वेक्टर था इसको इन दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया और इनका जो इफेक्ट है वो सेम है एज दिस सिंगल वेक्टर। तो ये वाला जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग का, इसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आइए एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने इस वीडियो क्लिप में क्या हुआ कि हमारे पास एक डाइस था जो यहाँ पे प्लेस हुआ था। ठीक है, तो उसको जो नॉर्मली जो उसका सिंगल वेक्टर था वो ये वाला था। ठीक है, तो जब हमने इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ से थ्रेड से इसको खींचा तो इसका मोशन कुछ ऐसे हुआ, बट इसी मोशन को हम किसी और वेक्टर से भी शो कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट उसने किया कि दो उसने धागे लिए, ठीक है, थ्रेड से लिए और उसको इस डायरेक्शन में खींचा, तब भी जो उसका मोशन था वो इसी डायरेक्शन में था। नेक्स्ट उसने थोड़ा सा वेक्टर्स और चेंज कर लिए, थोड़ा सा दूर करके खींचा, तब भी उसकी जो मोशन थी वो इसी डायरेक्शन में थी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो ये सिंगल वेक्टर है इसको इन वेक्टर के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो मोशन को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, मोशन आपका वही रह रहा है, बस आपका जो सिंगल वेक्टर है वो इन दो वेक्टर्स में स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस होता है इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, हम उनको एड्स करके एक सिंगल वेक्टर ले आते हैं जिसको आप नाम देते हो रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप सिंगल वेक्टर को दो वेक्टर में चेंज कर रहे हो। जैसे इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जब रिजल्टेंट वाला टॉपिक करवाया था तब आपने क्या देखा था कि हमने ऐसे दो डायरेक्शंस थी हमारे पास और उनको ऐड अप करने के बाद हमने इस वेक्टर को निकाला था और इसको आप क्या बोलते थे? रिजल्टेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इससे ये वाले वेक्टर्स बना रहे हो। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, हमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास ये एक पोजीशन दी होती है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, दिस इज 3 4, और आप यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, दिस वन। क्लियर है? मान लेते हैं इसका नाम क्या है? आर वेक्टर। ठीक है, बट हमें ये नहीं मालूम कि इसका इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है और इस डायरेक्शन में कैसा वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसके वेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए कि इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी या कुछ भी वेक्टर लगा और इस डायरेक्शन में कितना लगा, तो ऐसे इसका जो इफेक्ट है वो कैसे बना, यानी कि जो प्रोसेस आपका हुआ है वो कैसे हुआ स्टार्टिंग से, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो कौन बताएगा? रेजोल्यूशन ऑफ
वेक्टर्स, ठीक है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करते हैं तब भी ये बहुत हेल्पफुल होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि इनके जो ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए जनरली हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक सिंगल वेक्टर था, ठीक है। तो इस जो सिंगल वेक्टर है इसको आप कई वेक्टर से शो कर सकते हो, जैसे इन दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से, इन दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से, इन दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो आप इस एक सिंगल वेक्टर को कई वेक्टर के कॉम्बिनेशन से शो कर सकते हो, यानी एक सिंगल वेक्टर को कई वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हो। बट कोई ऐसा स्पेशल केस, जैसे सपोज करते हैं ये आपका एक सिंगल वेक्टर है, आपने इसको इन वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इन दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, और अगर आपके इन दो वेक्टर्स में बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का बन रहा है, तब ये जो दोनों वेक्टर्स होंगे यानी कि कंपोनेंट्स होंगे, इनको आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि जिस एक वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं दो वेक्टर्स में, उन वेक्टर्स का अगर एंगल 90 बन रहा है तब उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो ये वाला वेक्टर है इसको आप दो एक्सिस में स्प्लिट कर रहे हो, फर्स्ट इन एक्स एक्सिस एंड सेकंड इन वाई एक्सिस, ठीक है। यानी हम ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में इसका वेक्टर कैसा है और वाई एक्सिस में इसका इफेक्ट कैसा है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो सपोज करते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या शो करेंगे, ए एक्स वेक्टर, और इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ए वाई वेक्टर, ठीक है। तो अब चलते हैं इनके वैल्यू पे, ठीक है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने लॉ किया हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर था, किसके इक्वल होता है, दैट इज फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर नेक्स्ट वेक्टर का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा कौन है, ए। फर्स्ट वेक्टर किसको बोल रहे हैं, ए एक्स को, सेकंड वेक्टर किसको बोल रहे हैं, ए वाई को, और एंगल कितना है इनके बीच में, यस 90 डिग्री। तो cos ऑफ 90 कितना होता है, 0। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो आपका रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हमने जस्ट ये जो फॉर्मूला है ट्रायंगल लॉ वाला, रिजल्टेंट आपने निकाला था, उसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे एंगल 90 होने की वजह से ये वाला जो कंपोनेंट था, ये वाला जो टर्म थी, ये कैंसिल आउट हो गई। सिर्फ आपके पास जो दो कंपोनेंट्स थे ये वाले, इनके स्क्वायर रह गए, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर, इन दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब चलते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या फाइंड करते हो, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट देखो यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये देखो हमारे पास ऐसा एक इफेक्ट था, दिस इज ए वेक्टर, ये यहाँ पे क्या है ए एक्स और यहाँ पे क्या है ए वाई। तो हम क्या करते हैं, इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होता है, थीटा, क्लियर हो गया। अब इस ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करो, टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, P अपॉन बी। तो P कितना है यहाँ पे ए वाई, बेस कितना है ए एक्स, सो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, ए वाई अपॉन ए एक्स, क्लियर हो गया। तो आपके पास ये दो रिजल्ट्स आ गए। अगर आपने किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है इन दी टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर एंड ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन निकालनी है तो जस्ट ए वाई अपॉन ए एक्स, यानी कि जो वाई में कंपोनेंट है वो और जो एक्स का कंपोनेंट है वो, उन दोनों की रेशियो ले लोगे, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तो देखो आगे हम बात करते हैं फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। अब हमने किन की वैल्यूज निकालनी है, उसके कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो वही ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था ए वाई, यहाँ पे ए एक्स, दिस इज थीटा एंड दिस इज ए वेक्टर, क्लियर हो गया। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एक्स।
तो ax यहाँ पे कहाँ पे है, देखो बेस पे है, ठीक है। तो बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम आता है, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, b अपॉन h। बेस यहाँ पे कितना है ax, h यानी हाइपोटेन्यूज कितना है a वेक्टर। क्लियर हो गया। ये जो नीचे a है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो ax की वैल्यू क्या आ गई, a कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। यानी जो भी आपका वेक्टर के साथ जो थीटे वाला कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, a कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। अब चलते हैं इस पे। अब देखो ये कहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर पे है। परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज करते हैं हम, साइन थीटा। सो साइन क्या होता है हमारे पास, p अपॉन h। क्लियर। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए वाई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। सो इसकी वैल्यू आ गई a साइन ऑफ थीटा। सो जो ये वाला रिजल्ट है ये क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा। यानी जो भी आपका y डायरेक्शन में होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, a साइन थीटा। जो x डायरेक्शन में होगा जनरली उसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा। या आप ऐसे याद रखो कि जिसमें आपका थीटा साथ में होता है, जिस वेक्टर में जिस कंपोनेंट में थीटा आपके साथ होता है वहां पे क्या लगता है, कॉस। उसके ऑपोजिट कौन लगता है, साइन। ठीक है, ये बात याद रखना। जब भी कैलकुलेशन होगी तो ये वाले जो वैल्यूज हैं ये हम डायरेक्टली पुट करेंगे। क्लियर। तो अब देखते हैं 3 डायमेंशन में ये वेक्टर्स कैसे होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। तो इसकी डायग्राम को ध्यान से देखो। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एंड हियर इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन स्पेस में है। यानी कि सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज देयर इज अ पॉइंट। तो इसको जब हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये तीनों एक्सिस में आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हम 3 डायमेंशन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो 2 डायमेंशन में हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अगर इसी को हम 3 डायमेंशन में बना लें तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड बोलेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड जैसी होती है। तो यहाँ पे है, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपकी एक 3 डायमेंशन फिगर बन गई। तो इस ओरिजिन पॉइंट से आपने इस पॉइंट वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर आपका 3 डायमेंशन स्पेस में आ रहा है। ठीक है, तो जिसके पास x, y एंड z तीनों पॉइंट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसकी वैल्यू पे। देखो सपोज करते हैं ये वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है। तो इसका जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, ए एक्स। जो वाई में होगा उसको लिखेंगे ए वाई एंड जो जेड में होगा उसको लिखेंगे ए जेड। ठीक है, एंगल कैसे बनेंगे, जो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको आप बोलते हो अल्फा। जो वाई के साथ होगा उसको हम बोलेंगे बीटा एंड जो जेड के साथ होगा उसको हम बोलेंगे गामा। ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, इट इज द angle between A and AX, beta is the angle between A and AY and gamma is the angle between A and AZ। क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इनके मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, देखो 2 डायमेंशन में आप क्या लिखते थे, AX स्क्वायर AY स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, AZ स्क्वायर। सिंपल सा है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, कॉस ऑफ थीटा। तो कोसाइन ऑफ थीटा देखो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखो, अगर हम इस छोटी सी ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करें तो बेस कौन आ रहा है, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए। तो सिंपली जब भी आप एक्स डायरेक्शन के लिए फाइंड कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स अपॉन ए। जब वाई के लिए फाइंड कर रहे हो सो वी कैन राइट ए वाई अपॉन ए। जब z के लिए राइट कर रहे हो सो दिस इज ए जेड अपॉन ए। क्लियर हो गया। सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इन अ
3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसकी एक दो एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी देखते हैं, दैट इज दी वॉकिंग ऑन अ रोड। ठीक है, तो देखो ये जो हमने पहले भी बताया था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किसके लिए यूज होता है, कि जब भी आप किसी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तब उसका जो मोशन है उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं उनके कैसे कैसे कंपोनेंट है जो उस पर एक्ट करते हैं जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके हेल्प ये करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वॉकिंग ऑन अ रोड कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हेयर इज अ फीट। ठीक है, सपोज देयर इज अ फीट। तो जब भी हमारा जो पैर है, ठीक है, वो जमीन पे फोर्स लगाता है आगे चलने के लिए, तब हम जो फोर्स लगाते हैं अपने पैर के पंजे से वो इस डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, तो एंगल कितना बनता है जमीन के साथ? थीटा। एंगल कितना बनता है? थीटा। इस डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें न्यूटन का लॉ मालूम है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितनी भी आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे उतनी ही फोर्स आपको रिटर्न में वापस मिलेगी। तो जब भी ये जमीन पे फोर्स लगाता है तो वापस में इसको रिटर्न में कितनी फोर्स मिलती है? आर वेक्टर। कितनी मिलती है? आर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा, बिकॉज दीज आर दी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इसके हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आर का जो थीटे वाला कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर कॉस थीटा। जो ऑपोजिट वाला रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर साइन थीटा। ठीक है, याद है ना? तो जो पैर का वेट होगा, वेट हमेशा कब कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमेशा नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वेट होगा उसकी वैल्यू होती है mg। वो कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे को। तो दीज आर दी फोर्सेस या कंपोनेंट्स लग रहे हैं इसके मोशन को चलाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जितने वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये देखो जो फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है? आर को। जो आर साइन थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को। तो रह कौन गया? आर कॉस थीटा। तो ये वाला वेक्टर ही हेल्पफुल होता है। दिस वेक्टर इज हेल्पफुल फॉर वॉकिंग ऑन अ रोड। यही एक ऐसा वेक्टर है जो हमें हेल्प करता है आगे मूव करने के लिए। ठीक है, यही वेक्टर ऐसा होता है जो फ्रिक्शन वाली फोर्स जो होती है उसको ओवरकम करके आगे चलने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसकी सेकंड एप्लीकेशन आती है, it is easier to pull a lawn roller than push। ठीक है, यानी कि किसी एक लॉन रोलर को पुल करना इजी होता है रेदर देन पुश करना, यानी कि उसको खींचना इजी होता है एज कंपेयर टू उसको धक्का लगाने के लिए। इसको प्रूव करने के लिए हम दो अलग अलग केस बना लेते हैं। दिस इज द केस फॉर पुश एंड हेयर इज द केस फॉर पुल। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक इसका व्हील ड्रॉ कर लेते हैं लॉन रोलर का। तो ये उसका हैंडल हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे। क्लियर? तो पुश में क्या करते हैं हम? हैंडल से उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स है इस डायरेक्शन में आ गई। क्लियर? ठीक है, तो इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे? ठीक है, ये देखो एक ऐसे एक ऐसे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो थीटा कहाँ पे बना? हेयर इज अ थीटा। ठीक है, क्यों बना? क्योंकि ये देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं? विद दिस एंगल थीटा। हम जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाए हुए हैं हैंडल का, हॉरिजॉन्टल के साथ जो हमने एंगल बनाया है उसी एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो। तो दीज आर दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो एफ को जब हम थीटे वाली साइड पे लेके जाएंगे क्या बन जाएगा? ये कॉस थीटा। तो ऑपोजिटली कौन रह जाता है? साइन थीटा।
बट ध्यान से देखो, ये जो लॉन रोलर है तो ये इसका वेट जो होगा वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है जब भी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसका जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा डाउनवर्ड वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा पहले से। पहले सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या एक्ट कर रहा था, वेट, बट अब ये वाला कंपोनेंट भी उसके साथ क्या हो गया, एड अप हो गया। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पहले से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ पहले से थोड़ी सी भारी हो जाएगी तब हमें उसको पुश करना या मूव करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो खींचने की वजह से जो हमारी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो हमारा जो एंगल है, जो कंपोनेंट है वो ऐसे बन गए। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा था पहले भी, थीटा। तो इस वाली डायरेक्शन में क्या बन गया, कॉस थीटा। इस वाली में क्या बन गया, साइन थीटा। और जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, साइन थीटा बैलेंस कर रहा है। जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो वैल्यूज क्या होने लगती हैं, माइनस। ठीक है, तो पहले जितना भी वेट था, एक्चुअल वेट, उस वेट का थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा माइनस हो गया, यानी कि वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा क्या हो गया, हल्का हो गया। अगर ऑब्जेक्ट हमें हल्का फील हो रहा है तो उसको जो खींचना है या मूव करना है वो ईजी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पुल इज ईजियर देन पुश। ठीक है, सो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन आ गई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।